हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र किस तरह के कर को दर्शाता है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें आपको पहचानना है कि ये जो ग्राफ है किस तरह के कर को दर्शा रहा है। तो आपके विकल्प हैं प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर या फिर आनुपातिक कर। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? ग्राफ देखिए और पहचानिए। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधोगामी कर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लोक वित्त में न्याय और कर भार की दृष्टि से कर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अधोगामी कर, आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। अगर इन चारों करों को हमें ग्राफ पे प्रदर्शित करना हो तो ग्राफ कैसा होगा, आइए देखते हैं। जैसे हमने ये ग्राफ बना लिया, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर y अक्ष पर कर की दर को प्रदर्शित किया जाए और x अक्ष पर कर आधार यानी आय को प्रदर्शित किया जाए, इनकम को, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, तो हमारा जो कर है अधोगामी कर, आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, यहाँ पे उनके ग्राफ कैसे होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आनुपातिक कर। आनुपातिक का जो ग्राफ होगा आनुपातिक कर का ऐसा होगा। कैसे होगा? आनुपातिक कर कौन सा है? इसमें जो है आधार में यानी आय में जब परिवर्तन होता है उसके परिवर्तन के बावजूद भी कर की दर जो होती है वो समान होती है। तो आनुपातिक कर का जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं कौन सा कर? प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर का कैसा होगा? प्रतिगामी कर का इस तरह से होगा। क्यों होगा? इसमें आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर में जो है वो कमी होती है। ठीक है, अब अगला लेते हैं प्रगतिशील कर। प्रगतिशील का कर का जो ग्राफ होगा कैसा होगा? वो होगा इस तरह से। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसमें आय की वृद्धि के साथ कर की दर जो है वो बढ़ती जाती है। और इसके अलावा जो बचा है हमारा अधोगामी कर, उसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, उसका ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। क्यों? अधोगामी कर क्या होता है? वह कर प्रणाली प्रगतिशील, ये जो अधोगामी कर है प्रगतिशील कर और आनुपातिक कर दोनों का मिश्रण होता है। यानी एक निश्चित सीमा तक, यानी यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक जो ये कर होता है वो प्रगतिशील होता है और उसके बाद आनुपातिक कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस दशा में कर विवर्तन नहीं हो सकता? किस दशा में कर विवर्तन नहीं हो सकता है? विकल्प हैं बिक्री कर, सेवा कर, चुंगी कर या फिर आय कर। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयकर। क्यों हो जाएगा? आयकर में कर विवर्तन संभव नहीं है क्योंकि आयकर प्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष करों में करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालने वाला कर है। वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालने वाला कर है। विकल्प हैं चुंगी कर, बिक्री कर, निगम कर या फिर सीमा शुल्क। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प होगा निगम कर, विकल्प नंबर सी। ठीक है, निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष करों को दूसरों पर टाला नहीं जा सकता, इसलिए इसका वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
कौन सा कर आय की असमानताओं को कम करता है? कौन सा कर आय की असमानताओं को कम करता है? विकल्प हैं आनुपातिक कर, अधोगामी कर, प्रगतिशील कर या फिर प्रतिगामी कर। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा प्रगतिशील कर, यानी विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आय असमानता को कम करने में मदद करता है कौन सा कर? प्रगतिशील कर। या यूँ कहें कि प्रगतिशील कर न्यायपूर्ण होते हैं। न्यायपूर्ण होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आता है कि कौन सा कर न्यायपूर्ण होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रगतिशील कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि इसका भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और गरीबों पर कम पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कर की दर सभी आय वाले लोगों के लिए समान है तो वह कर कौन सा है? विकल्प हैं प्रगतिशील कर, अधोगामी कर, प्रतिगामी कर या फिर आनुपातिक कर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा, आनुपातिक कर। आनुपातिक कर कौन सा होता है? अभी बताया हमने कि वह कर जिसमें आय में वृद्धि के बावजूद भी कर की दर एक समान होती है, तो वो आनुपातिक कर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यय कर कौन सा है? विकल्प हैं व्यक्तिगत उपभोग, अस्थायी परिसंपत्तियों की खरीद, होटल में ठहरना या फिर विलासिता की वस्तु खरीदना। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा होटल में ठहरना, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। होटल में ठहरना एक व्यय कर है। व्यय कर प्रत्यक्ष कर होता है जो उपभोग पर व्यय की गई धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में इस कर का सुझाव प्रोफेसर काल्डोर ने दिया था। भारत में इसे 1958 में लागू किया गया और 1962 में समाप्त भी कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार का कर है? आयकर, निगम कर, सीमा कर या फिर भूमि राजस्व कर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, भूमि राजस्व कर। भूमि राजस्व कर राज्य सरकारें ही लगाती हैं। भूमि राजस्व कर के अलावा भी जो राज्य सरकारें कर लगाती हैं उनमें कृषि आय पर कर, किसी भूमि पर कर, संपदा उत्तराधिकार कर, भवन पर कर, मार्ग कर, मनोरंजन कर, विद्युत के विक्रय उपभोग पर कर, शराब या नशीली चीज़ों के उत्पादन पर कर। और केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनमें सीमा शुल्क, निगम कर, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर, उत्पाद कर, रेलवे किराया पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों पर कर जो लगाया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, करापात और कराघात जब एक व्यक्ति पर पड़े तो वह क्या कहलाता है? केंद्रीय कर, राज्य कर, अप्रत्यक्ष कर या फिर प्रत्यक्ष कर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष कर, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? सीमा शुल्क, निगम कर, संपत्ति कर या फिर उपहार कर। कौन सा है अप्रत्यक्ष कर? यहाँ पे कौन सा है? तो वो है सीमा शुल्क, विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सीमा शुल्क कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। आइए आपको बताते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। जो प्रत्यक्ष कर हैं उनमें आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, संपदा कर और उपहार कर को शामिल किया जाता है। और अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वैट, प्रतिभूति लेन देन कर को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर सुधार क्या है? कर सुधार क्या है? विकल्प हैं नए कर लगाना, कर प्रणाली का विविधीकरण, कर ढांचे में रियायत या फिर वर्तमान कर ढांचे को बदलती परिस्थितियों में समायोजित करना। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी यहाँ पे, वर्तमान कर ढांचे को बदलती परिस्थितियों में समायोजित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था?
डाल्टन, पीटरसन, सैमुएल्सन या फिर काल्डोर। तो सही उत्तर है काल्डोर, विकल्प डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश किसने की? पारिक कमेटी ने, झा कमेटी ने, रंगराजन कमेटी ने या फिर तारापुर कमेटी ने? तो सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा झा कमेटी ने। झा कमेटी ने भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, कर संरचना में सुधार को लेकर बनी समिति कौन सी है? रंगराजन समिति, चलैया समिति, नरसिम्हन समिति या फिर केलकर समिति? तो सही विकल्प है चलैया समिति, विकल्प बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोड वैट कब लागू हुआ? भारत में मोड वैट कब लागू हुआ? 1990, 1989, 1986 या फिर 1980? तो सही विकल्प हो जाएगा 1986, यानी विकल्प सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर अपवंचन क्या है? कर अपवंचन क्या है? विकल्प है कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने की कोशिश, गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने की कोशिश, बचत के माध्यम से कर बचाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, नहीं विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने की कोशिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य लैफर वक्र संबंध बताता है? विकल्प हैं बढ़ती कर दरों और बढ़ी आय, कम कर दरों और बढ़ी आय, कम कर दरों और घटी आय या फिर विकल्प डी बढ़ी कर दरों और घटी आय। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा कम कर दर और बढ़ी आय, कम कर दर और बढ़ी आय, विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यदि मांग की लोच पूर्ति की लोच से कम है तो कर भार, विकल्प हैं क्रेता पर अधिक होगा, विक्रेता पर अधिक होगा, दोनों पर बराबर होगा या फिर केवल विक्रेता पर होगा। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा क्रेता पर अधिक भार होगा, यानी विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रेता पर अधिक भार होगा अगर मांग की लोच कम है किससे? पूर्ति की लोच से। अगला प्रश्न है, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो करापात होगा किस पर? विकल्प हैं उत्पादक पर, क्रेता पर, विक्रेता पर या फिर फर्म पर। क्या हो जाएगा? यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो, मतलब इस तरह का ग्राफ हो, अगर ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो मांग वक्र किस तरह का है? समानांतर, ओ एक्स के समानांतर है। इस तरह का अगर ग्राफ है तो करापात किस पर होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विक्रेता पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय किस स्रोत से मिलती है? विकल्प हैं व्यापार कर, भू राजस्व कर, आबकारी कर या फिर मनोरंजन कर। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय जो मिलती है व्यापार कर से मिलती है, विकल्प ए यहाँ पे सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर कब से लागू किया गया? भारत में सेवा कर कब से लागू किया गया? विकल्प है 1990 91, 1994 95, 1996 97 या फिर 1999 2000। क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा 1994 95। कौन सा विकल्प है? विकल्प बी यहाँ पे हमारा सही विकल्प है 1994 95।
हमारा अगला प्रश्न है, मांग की लोच जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक करापात पड़ेगा। किस पर? क्रेता पर, विक्रेता पर, उपभोक्ता पर या फिर व्यक्ति पर। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विक्रेता पर। मांग की लोच जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक करापात विक्रेता पर पड़ता है। दोस्तों, मांग की लोच जितनी ही लोचदार यानी एक से अधिक होगी उतना ही अधिक भार विक्रेता पर पड़ेगा, और मांग की लोच जितनी कम होगी यानी बेलोचदार होगी उतना ही अधिक भार क्रेता पर पड़ेगा। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर है तो क्रेता और विक्रेता दोनों पर बराबर भाग पड़ता है। अगर ये लोच जो है अनंत है तो पूरा भार विक्रेता पर पड़ेगा, और ये मांग की लोच अगर 0 है तो पूरा भार क्रेता पर पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में किस कर से सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है? भारत में किस कर से सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है? प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर या फिर आय कर। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर। भारत को सबसे ज़्यादा आय अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर संग्रहण और कर दरों के मध्य संबंध दर्शाता है। लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, उदासीनता वक्र या फिर एंजेल वक्र। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा लाफर वक्र। विकल्प बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है। किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है। विकल्प हैं करापात, कराघात, कर विवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, करापात। करापात क्या है? करापात वह स्थिति है जब एक करदाता द्वारा अंतिम रूप से कर का भुगतान कर दिया जाता है। और कराघात क्या है? वह स्थिति जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है और वह उसका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता बल्कि किसी और पर टाल देता है, तो वो कराघात कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, टोबिन कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टोबिन कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपहार व दान से, उद्यमियों की अर्जित आय से, विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से या फिर उपरोक्त सभी से। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से। टोबिन कर क्या होता है? जेम्स टोबिन एक अर्थशास्त्री थे। जेम्स टोबिन द्वारा 1978 में सुझाया गया कर है जो कि मुद्रा बाजार के समस्त लेन देन पर आधारित होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।